friends, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well and you are studying very well and you are making your lecture notes. So again we will be starting our new lecture. इसमें भी हम कुछ नया सीखेंगे. So get ready, be attentive, don't be lazy और अपना day start करिए with the lecture और full motivation के साथ we'll be starting our new lecture. So let's start. So in this lecture we'll see one important point about work and then we'll talk about energy. तो वर्क के बारे में आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, दैट वर्क डिपेंड्स ऑन दी फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या आप ये फील कर सकते हो? फील एज इन क्या आप ये समझ सकते हो कि वर्क क्यों डिपेंड करेगा ऑन दी रेफरेंस फ्रेम? यस, क्योंकि हमारे पास वर्क क्या आता है? वर्क इज दी डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज दी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. डज फोर्स डिपेंड ऑन फ्रेम? क्या फोर्स फ्रेम पे डिपेंड करता है? नो, इट डजंट. बट डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन दी फ्रेम. किस फ्रेम से आप बैठ के देख रहे हो, आपको डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा. इफ यू आर इन दी फ्रेम एंड आप जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इन योर फ्रेम, ठीक है, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. आपका फ्रेम चल रहा है, आपका फ्रेम चल रहा है. तो फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम दोनों ऑब्जेक्ट क्या लगेंगे कि दे आर मूविंग, बट फ्रॉम दैट सेम फ्रेम आपको क्या लगेगा? वॉट एवर थिंग इज केप्ट ऑन दी फ्रेम, जहां पे आप खड़े हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में, आपके रिस्पेक्ट में वो आपको रेस्ट में लगेगा. इफ यू आर सिटिंग इनसाइड द बस, आपको पैसेंजर्स रेस्ट में लगेंगे, बट इफ यू आर सीइंग फ्रॉम ग्राउंड, वो आपको चलते हुए लगेंगे. सो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम. इसके बारे में हमने बहुत सारा डिस्कस किया हुआ है इन काइनेमेटिक्स. तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम, बट फोर्स डजंट डिपेंड ऑन फ्रेम. दैट्स व्हाई द वर्क विल डिपेंड ऑन फ्रेम. इफ एनी वन ऑफ द क्वांटिटी इज डिपेंडिंग ऑन फ्रेम, देन द होल क्वांटिटी इज गोइंग टू डिपेंड, जो भी प्रोडक्ट आएगा दैट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन दी फ्रेम. क्लियर है ये चीज? तो हमारे पास जो वर्क आता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. हमने एक सिंपल केस ले लिया, तो यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस डजंट डिपेंड ऑन फ्रेम, दिस डिपेंड्स ऑन फ्रेम, सो वर्क विल डिपेंड ऑन फ्रेम. क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा अबाउट वर्क. सो नाउ हमने वर्क डन पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं. नाउ वी विल बी सीइंग दी एनर्जी. ठीक है, एनर्जी के बारे में एक छोटा सा स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था. एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क. एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क. क्लियर है ये चीज? इफ एन ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, इट मींस इट हैज एनर्जी. आप खुद फील कर सकते हो, इफ यू हैव एनर्जी यू कैन डू वर्क, और इफ यू आर डूइंग वर्क इट मींस आपके पास एनर्जी थी. अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, आप बहुत कमजोर हो, कैन यू डू एनी वर्क? नो. सो अगर we'll talk about any object, if an object can do work, if an object can provide force, है ना, it can cause a force and it can do a work, it means it can provide energy. इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था कि if I am applying a force on an object, if I continue to apply that force, that block will start moving, that object will start moving, it will gain some velocity, and if on its way it gets collided with some other object, it will cause a force. If it get collided with an object, it will cause a force, a normal force. Because of that force, the another object will start moving. So basically what happened? We did some work. We did some work on that object. That object gained some energy, and now that object is full of energy. ठीक है? That object is full of energy, so it caused a force to another object and it provided it a motion. It means again this object has done some work on the other object. It means this object had some energy. तो वो हम देखेंगे, ठीक है, कैसे एनर्जी कैलकुलेट हम लोग को करना है. बट इतना हमें समझ में आ रहा है कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. If an object can do work, it means it has energy, and if an object has energy, it means it can do work. Clear है ये चीज? अब एनर्जी इज ऑफ मेनी टाइप्स. ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आता है. पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग फोर्स की वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, तो एनर्जी के वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी. हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी. ठीक है, सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, बट हम लोग इन दिस चैप्टर विल बी जस्ट सीइंग मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक एनर्जी वी हैव अ कंप्लीट ब्रांच इन फिजिक्स. न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आपका मॉडर्न फिजिक्स है. ठीक है, ग्रेविटेशन के लिए फिर से हम लोग के पास ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा उसके बारे में
देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग एनर्जीज के लिए, साउंड के लिए, लाइट के लिए, वी हैव अ डिफरेंट ब्रांच कंप्लीटली। सो ऑल दोज पार्ट ऑफ फोर्सेस और एनर्जी विल बी सीइंग इन दोज चैप्टर्स। यहाँ पे हम देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी। सो इन मैकेनिकल एनर्जी वी हैव काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो फर्स्ट विल बी सीइंग अगेन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? सो काइनेटिक एनर्जी की आप डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, it is the energy of an object or of a body due to its virtue of motion, due to its virtue of motion। मतलब basically if an object is in motion it will have some energy and that energy because of its motion is known as kinetic energy, ठीक है। तो kinetic energy is the capacity to do work, capacity to do work because of its virtue of motion। The example we have seen was the same example कि एक ऑब्जेक्ट पे we have done some work, it gained some energy। एक्चुअल में क्या हुआ, we did some work on that object और उसने कुछ velocity gain किया, it has some motion now, it has some motion now and we are seeing that if it get collided with another object तो वो क्या करेगा, it will provide energy to another object। It means when it was in motion, just imagine कि we have a block which is at rest, another block which is in motion, it has some velocity। Can this block, the block which is at rest, can this block provide a motion to, or can this block do some work on another object? No, it cannot। But the object which is in motion, it can do work on another object, है ना। It means because of the motion of that object उसके पास कुछ energy है, उसके पास कुछ capacity to do work है। It means it has some energy, why? Due to the motion it has, due to the virtue of motion। क्लियर है? तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी की जो हम बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क और काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। क्लियर है ये चीज? काइनेटिक एनर्जी की और एक डेफिनेशन वी कैन राइट कि if an object or if a body is at rest, if a body is at rest, then work done required to provide a velocity to that body, work done required to provide a velocity to that body equals the kinetic energy of that object। ठीक है, if a body is at rest, the work done required to provide a velocity, work done required to provide a velocity to that body equals its kinetic energy। ठीक है, और if a body is having some velocity, if a body is having some velocity, then work done required to stop that body, work done required to stop that body equals its kinetic energy। So basically what I am trying to say कि if an object is at rest and you want to give it this object a velocity v, ठीक है, then you will have to do some work, जो कि हमने देखा in that example। For to provide a motion to that object, we need to do some work। Clear है? So if this object is at rest and if you want to provide a velocity to this object, you will have to do some work and that work will equal the kinetic energy। जितना भी work, whatever the work you are doing on this object, that work will convert, या फिर आप बोल सकते हो that energy जो इसके पास आ जाएगी, आपने वर्क किया, it will gain some energy, है ना। Why we are saying it has gained some energy? Because we have seen कि if it is going beyond this point, it will collide with another block and it will provide work, है ना। It will do some work on that object. It means it has energy. So when we did some work on this object, it has gained some energy. It has gained a capacity to do work. It means it has gained some energy. So whatever work we are doing, the same amount of energy will be there with this object। Clear है ये चीज? So whatever work we are doing, वो work, ये amount of work will be with this object as its energy। और we will say ये energy कौन सी है? It is kinetic energy। Why? Because this energy, this capacity to do work is because of its motion। Because this object has some motion, इसलिए इसके पास capacity to do work है। Similarly, if an object is having some velocity v and we want this object to stop, we want this object to stop, again we will have to do some work। हम क्या करते हैं? To stop a car or bicycle or any object, we apply some force in opposite direction। ठीक है, हम लोग को कुछ opposite direction में वर्क करना पड़ेगा। क्लियर?
सो वी विल अप्लाई अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, हम इस पे उल्टा वर्क करेंगे, नेगेटिव वर्क करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल हैपन इन दिस डायरेक्शन, फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, और क्या होगा यहाँ पे, बिकॉज इट हैड सम इनिशियली इट हैड सम वेलोसिटी, फाइनली इट हैज कम टू रेस्ट. सो व्हाटएवर वर्क वाज रिक्वायर्ड टू डू टू स्टॉप दिस ऑब्जेक्ट, उतना ही वेलोसिटी, उतना ही एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के पास था. ठीक है, सो व्हाटएवर अमाउंट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू डू for this object to stop, the same amount of energy was there with this object, है ना. तो उतनी ही kinetic energy इसके पास थी. Why we are saying kinetic energy? Because this energy is because of its virtue of motion. So it had some energy, we did some work, and then object stopped. How much work we did? The work equals the kinetic energy of this object. Clear है चीज? The work equals the kinetic energy of this object. तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. वैसे तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m हैज वेलोसिटी v, if an object of mass m has velocity v, then its kinetic energy is half mv square. बट इसको हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं. कैसे, देखो, आई एम सेइंग kinetic energy is the work done required to do on an object to provide it some velocity v. ठीक है, जो भी kinetic energy है, it equals the work done required to provide it some velocity. ठीक है, so let's say we have applied a force F on this object. We have applied a force F on this object. This block has moved by x and it has a velocity v now. This F, if this F is constant, इस पे हमने F लगाया, if this F is constant, what we'll do? We can say A is equal to F by m. Force is equal to क्या है, F by m. I'm sorry, acceleration is equal to क्या है, F by m. So by using v square minus u square is equal to 2as. इसी इक्वेशन को I can use. So final velocity is v, initial velocity was 0, is equal to 2 into F by m into s, या यहाँ पे क्या है, x है. ठीक है, so I am saying कि kinetic energy will be equal to work done by the force to provide the object some velocity. ठीक है, some velocity v. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर if I want to see the work done of this object, क्या होगा, work done will be equal to F into x, because force is in this direction, x is in this direction, force is constant, angle between them is 0, तो यहाँ पे क्या जाएगा, work done will be Fx. तो I will just try to find out this Fx. तो क्या आएगा, Fx equals to Fx equals to m को यहाँ लेके जाओ and 2 को नीचे लेके जाओ, हाफ आ गया इधर, m into v square. ओहो, ये तो सेम आया. वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. तो यही क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, है ना. काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स टू प्रोवाइडेड सम वेलोसिटी, और वो किसके इक्वल आया, हाफ mv स्क्वायर. सो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हमने बोला पहले कि भाई काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइडेड सम वेलोसिटी, और वो कितना आया है, वर्क डन बाय दैट फोर्स इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. सो दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग वेलोसिटी v एंड ऑफ मास m विल बी हाफ mv स्क्वायर. इसको याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. अगर फोर्स वेरिएबल है, if force is variable, let's say force is a function of x, it's a variable, then what we'll have to do, dw is equal to fx dx. dw is equal to fx dx, है ना. ये क्या जाएगा अपना, this will be the work done. अब acceleration I can find out. acceleration क्या हो जाएगा, acceleration will be a function of x which is equal to f of x divided by m. clear है ये चीज. Now what I will do, I just want to see the change in velocity. I have initially the block had velocity 0 and finally it has velocity v. Now I can write this ax equals to v dv divided by dx. हम लिख सकते हैं ना, a is equal to क्या होता है, v dv divided by dx. a is equal to v dv divided by dx. So I wrote a is equal to v dv divided by dx is equal to fx by m. Clear? Now I want to find out fx dx.
So what I'll do, I'll take this dx this side और इसको यहाँ ले आओ, है ना? तो ये क्या हो गया? Integrate this from where to where? From 0 to x. Particle is moving from 0 to x and it is gaining velocity from 0 to v. Clear? M is constant, बाहर निकालो. Integration v dv will be v square divided by 2 from 0 to v is equal to integration fx dx from 0 to x. This is nothing but, this is the net work done by force. This is nothing but net work done by force. So net work done by force किसके इक्वल आया? ये देखो, half mv square is equal to net work done by force, है ना? So net work done by force क्या आया? half mv square. So अब we know कि this kinetic energy, यहाँ पे क्या है? half, which is a positive, m positive, v squared, so it is also positive. So हम लोग यहाँ पे work done, when we calculate work done, what we'll do? We'll take it with magnitude, है ना? Because this cannot be negative. Kinetic energy cannot be negative, है ना? Kinetic energy cannot be negative. आपके पास अगर velocity v है, तो kinetic energy will be half mv square. This is positive, this is positive, this is positive. Kinetic energy cannot be positive. So when we calculate the work, हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? अगर नेगेटिव है तो हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन लेना है, कितना वर्क हमने किया है, दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव. नाउ काइनेटिक एनर्जी की यूनिट्स क्या होगी? यूनिट्स विल बी सेम एज वर्क डन, सेम एज वर्क, व्हिच इज नथिंग बट जूल, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ml2t-2. ठीक है, दोबारा फिर से बता रहे ताकि रिवाइज हो जाए, याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए. सो काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन बोथ आर इक्वेटिंग ईच अदर ना, तो उनकी यूनिट्स भी कैसे होंगी? वी कैन इक्वेट टू क्वांटिटीज व्हेन दे आर ऑफ सेम नेचर. तो यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन विल रिमेन, विल गोइंग टू बी सेम. सो काइनेटिक एनर्जी के भी यूनिट्स क्या होंगे? इट विल बी जूल और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर है? सो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी और कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू द virtue of motion of an object. I hope it's clear to you. So next we will see work energy theorem. So statement लिख लेंगे, sum of work done by all the forces, sum of work done by all the forces on an object or a system, sum of work done by all the forces on an object or a system is equal to change in its kinetic energy, is equal to change in its kinetic energy. So we can write W net, which is equal to, if you have so many forces, you have friction, normal force, tension force, or gravitational force, electrostatic force, ठीक है, spring force, and if you are applying some external force, so sum of all the forces, sum of work done by all the forces, sum of work done by all the forces will be equal to change in the kinetic energy of that object or that system. So we can write work done by friction plus work done by electrostatic plus work done by gravitational plus work done by normal plus work done by some external force plus work done by others. ठीक है, सब आ जाएंगे इसमें. Equals to change in the kinetic energy of that object or the system. Change in the kinetic energy of that object or the system. ठीक है. Now इसको हम लोग proof देख लेते हैं. So first case, if you have a constant force, if you have a constant force है अगर आपके पास, then if this force is acting on an object and its velocity has changed from v1 to v2 या v initial to v final, it means its initial kinetic energy is half mvi square, final kinetic energy is half mvf square. Can we find out the change in kinetic energy? Definitely. Final kinetic energy minus initial kinetic energy will be change in the kinetic energy. So if the constant force is acting on this object, so we can use v square minus u square is equal to 2as, where a is equal to f divided by m. ठीक है, this constant force, मैंने ये f net लिया है, ठीक है. On this block there were so many forces, normal, mg, let's say spring force was also there, and they are applying some forces f1, f2, ठीक है. So sum of all the forces I am taking, so that I will find out the net force on that object and then I can find out the work done by net
net force, that will be the net work done by net force. So this is F net. So I am just writing it F by m कि on this object net force is F. ठीक है, so acceleration will be F by m. So I can write F by m into its displacement. It had displaced by s. So from here, initially its velocity is vi. So vi square vf square is equal to 2f by m into s. So this is the work done, net work done on this block. This is the net work done on this block. This is the net work done on this block. So if I take m and 2, it will become half m vf square minus vi square is equal to f dot s, which is net work done. And what is this? This is half m vf square minus half m vi square. This is nothing but change in the kinetic energy of this block. Change in the kinetic energy of this block. Clear? Now if we have a variable force, so F net is some, again it is F, but this is a variable force. ठीक है? In that case, what we'll have to do? यहाँ पे we'll write dW is equal to F ds, है ना? F net या F net लिखना है तो F net लिख सकते हो. F net confusion ना हो इसलिए F net ही लिख लो. ठीक है? So that you will have it in your mind कि हम लोग यहाँ पे net work done निकाल रहे हैं. Clear? So F net ds. Clear ये चीज? Now again हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? F net ds, और ये किसके इक्वल आना चाहिए? It will be equal to change in the kinetic energy of system. तो यहाँ पे I can write, हमें पता है F net, we can write F net is equal to m into a. Clear? F net is equal to m into a, and this m into a can be written as m dv by dt. इसको हम लिख सकते हैं m dv by dt. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? dw is equal to F net, which is m dv divided by dt into ds. From where to where? तो अब इसमें क्या हो जाएगा? इसको देखो, this is dv and this is ds by dt. ds by dt is nothing but v. ds by dt is nothing but v. तो हमारे पास क्या आ गया? m, ये हो गया v into dv. From where to where? From initial velocity which was vi to vf. So net work done is equal to, क्या आया हमारे पास? m v square by 2 from vi to vf, which is equal to half m vf square minus half m vi square equals to delta ke equals to w net. So net work done is equal to half m vf square minus half m vi square is equal to delta ke is equal to net work done on that block. ठीक है? तो हमारे पास जो इस थ्योरम का बहुत ज्यादा यूज होगा थ्रू आउट द फिजिक्स. आप इसको यूज करेंगे. नेट वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, है ना? टोटल वर्क डन, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. नाउ वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, बट डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कैन बी नेगेटिव. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैन बी नेगेटिव, है ना? इफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज लेस and final kinetic energy was more, it means kinetic energy has increased. Change कैसा है? Change is positive. Final is more, तो change कैसा है? Positive. If initial kinetic energy was more and final kinetic energy was less, it means energy has decreased. तो change कैसा आएगा? Change is negative. And if initial kinetic energy and final kinetic energy are same, it means change is zero. There is no change. तो if we have condition that work done is positive, work done is पॉजिटिव, नेट वर्क डन जो हुआ है ब्लॉक पे वो पॉजिटिव है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी पॉजिटिव. इट मींस एनर्जी विल इंक्रीज, फाइनल एनर्जी विल बी मोर. सो इफ यू आर डूइंग वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट, डेफिनेटली इट्स एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज. आप किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ वर्क कर रहे हो, यू आर डूइंग सम वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट, देन इट्स एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज. फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया था, वी वर डूइंग सम वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट, इट हैज गेन्ड सम एनर्जी. ठीक है? सो व्हेन वी आर डूइंग सम वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट, इट मींस वर्क डन कैसा आया? वर्क डन इज पॉजिटिव. इट मींस डेल्टा के ई इज पॉजिटिव. इट मींस के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल इज पॉजिटिव. इट मींस के ई फाइनल इज इक्वल टू सम पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस के ई इनिशियल, है ना?
या फिर आप बोल सकते हो इफ दिस इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब KE फाइनल इज ग्रेटर देन KE इनिशियल। क्लियर है? इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, डेल्टा KE इज पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, है ना? तो if work done is positive, it means you are doing some work on the object, so kinetic energy will increase, kinetic energy will increase. If work done is negative, it means kinetic energy will decrease. Final kinetic energy, this is negative, so final kinetic energy will be less than initial kinetic energy, है ना? Final kinetic energy, this is less than 0, so final kinetic energy will be less than initial kinetic energy. So if work done is negative, work done is negative मतलब work is done on the force. So I was applying a force on an object, लेकिन उस पे वर्क नहीं हुआ, उसने इस पे वर्क कर दिया, है ना? तो kinetic energy will decrease, kinetic energy will decrease. Work done, if work done is negative, it means delta KE is negative. If work done is 0, there is no work done, there is no work done, it means delta KE is 0. It means KE final is equal to KE initial. There is no increment or decrement in the kinetic energy. So in the first lecture I had told you कि if we are not doing any work, if there is a force but that force is not doing any work, if that force is not doing any work, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, because it has some opposite force. We are applying a force but there is a opposite force which is cancelling, जो उसके इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, उसको वर्क करने नहीं दे रहा है. यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इधर से फ्रिक्शन लग रहा है ऑफ इक्वल अमाउंट, then there won't be any displacement, this force will not be able to do any work. So if there is force but no work, it means there is no change in the state of motion of an object. उस ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज नहीं हुआ है. क्यों हुआ भाई? NLM के कंसेप्ट से अगर हम देखें तो नेट फोर्स वाज 0, नेट फोर्स वाज 0, इट मींस देयर वोंट बी एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट के मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल रिमेन सेम. इफ इट विल रिमेन सेम तो भाई यहाँ पे देख लो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या आया? 0. पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी अभी भी वही है. इफ इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, इट्स काइनेटिक एनर्जी वाज 0, फाइनली भी उसका वो रेस्ट में है और काइनेटिक एनर्जी अभी भी 0 है. इफ इनिशियली इट हैड सम वेलोसिटी, then finally also it has the same velocity. It means इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं हुई है. It means उसके state of motion में कोई चेंज नहीं आया है. So from the concept of NLM हमने बोला कि F net 0 था, so there was no change in state of motion. From concept of work we said कि if there is no work done, there won't be any change in state of motion. भाई फोर्स है लेकिन उसने कुछ काम ही नहीं किया, देन कुछ चेंज होगा क्या? हमें कुछ चेंज करने के लिए वी हैव टू डू समथिंग, हमें कुछ करना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ चेंज आएगा. तो यहाँ पे क्या होगा? वर्क डन 0, अगर नेट फोर्स 0 फ्रॉम NLM, अगर नेट फोर्स 0, देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. From work, if work done is 0, there is no change in state of motion. From kinetic energy, if there is no work done, it means there is no change in kinetic energy. Initially kinetic energy जो थी finally भी वही रहेगी. It means again there is no change in state of motion. Clear है ये चीज? तो पहले जितनी kinetic energy थी हमारे पास अभी भी उतनी ही kinetic energy है. So अगर work done negative है, kinetic energy will decrease because delta KE is negative. If work done is positive, then kinetic energy will increase because delta KE is positive. If work done is 0, then kinetic energy will remain same. Kinetic energy will remain same. So now we will be solving some problems related to work energy theorem. So guys, let's start practicing some problems related to work energy theorem. क्योंकि ऐसे भी ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इजियर होगा टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. So we will start from simple problems, फिर थोड़ा थोड़ा हम लोग उसको अच्छे problems लेते जाएंगे. So first is initial velocity is given, final velocity is given, mass is given. We have to find out the change in kinetic energy. It's a very simple problem. आपको velocity given है, directly you can find out the kinetic energy. So initially it is V initial given in the form of vectors. तो हम क्या करेंगे? पहले we will find out the magnitude. तो क्या आ जाएगा? In the first problem initial velocity is, फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा? 3i कैप माइनस 4j कैप है. डायरेक्टली यू कैन से द मैग्नीट्यूड विल बी 5, है ना? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, उसका फिर रूट ले लो, इट विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. v फाइनल इज इक्वल टू रूट ऑफ 36 प्लस 4. कितना आ जाएगा ये?
या फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्क्वायर ही फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें तो स्क्वायर ही चाहिए ना। सो दिस विल बी 25 एंड दिस विल बी 36 प्लस 4 40। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को निकालना है काइनेटिक एनर्जी का चेंज। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम बी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम बी इनिशियल स्क्वायर। सो इट विल बी हाफ 0.8 into v final square is 40 minus ये आ गया 25, it will be equal to 0.4 into ये आ गया 15, ये आया 6 joules। So हमारे पास change in kinetic energy is equal to 6 joules। Change in kinetic energy is how much? 6 joule। joule क्यों लिखा? kinetic energy and work done have the same units, है ना? kinetic energy and work done have the same units। So first problem is done। In second case question is an object falls a height of 20 meter। An object falls a height of 20 meter and gains a velocity of 10 meter per second। When it falls a height of 20 meter, it gains a velocity of 10 meter per second। Question है an object falls a height of 20 meter and gains a velocity of 10 meter per second। ठीक है, तो we have to find out the work done by air resistance। we have to find out the work done by air resistance। mass is given as 5 kg। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी भाई, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है which is falling a height of 20 meter। so started from rest and when it falls off the height of 20 meter it has a velocity of 10 meter per second। it has a velocity of 10 meter per second। so we have to find out the work done by air resistance। so we have a theorem called work energy theorem। तो हम क्या करेंगे, what all forces are acting on this object। अगर कोई इंटरमीडिएट पॉइंट हम लेंगे तो इससे नीचे लग रहा है mg एंड टेल मी एयर रेजिस्टेंस किस साइड लगेगा, फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस विल अपोज द मोशन, है ना। फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस विल अपोज द मोशन। तो हमने लिख लिया फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। नाउ देयर आर ओनली टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। सो वर्क डन बाय all the forces, sum of work done by all the forces will be equal to change in its kinetic energy। so यहाँ पे we will write work done by gravity plus work done by air resistance is equal to delta KE। अब initially energy क्या थी, 0। यहाँ पे kinetic energy क्या है, it is 0 because velocity is 0। finally kinetic energy is half m is 5 and v square it is 100। कितना है 250 जूल। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 250 जूल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0। सो डेल्टा KE विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, इट विल बी 250 जूल। क्लियर? वर्क डन बाय ग्रेविटी, कैन यू फाइंड आउट वर्क डन बाय ग्रेविटी? हाँ, हमने पिछले क्लास में तो हमने कैलकुलेट किया था। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgh, है ना। mgh अगर डाउनवर्ड आ रहा है then work done will be positive, if it is going upward then work done will be negative। डाउनवर्ड आ रहा है तब क्या होगा, force and displacement are in the same direction, work done by gravity will be positive। if we are going against gravity, work done by gravity will be negative। why? because we are doing work on the gravity, so work done by gravity will be negative। so in this case the object is moving down, so work done by gravity will be mgh will be positive, m is 5, g is 10 and height is 20 plus work done by air resistance। Now tell me work done by air resistance कैसा आना चाहिए, it should be negative or positive? it should be negative। why? because object is moving in this direction and air resistance is acting in this direction। force and displacement are opposite, force is opposing the motion, है ना। we are overcoming the air resistance and we are moving opposite to the air resistance, it means work is done on the air resistance, work is done on the air resistance। so work done by air resistance कैसा आएगा, it will be definitely negative। let's see। तो ये आ रहा है 250 जूल, ये हो गया 1000 जूल प्लस W air is equal to 250 जूल। वर्क डन बाय एयर आ गया हमारे पास -750 जूल। कैसा आया, इट इज नेगेटिव एंड डेफिनेटली इट शुड बी नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर in the opposite direction। second problem is done। in the third problem, an object is released from height h, then we have to find out the velocity when it reaches to the bottom। this kind of problems we have done in rectilinear motion also, but यहाँ पे हम करेंगे with the help of work। so initial velocity is 0, it has released from a height h,
we have to find out the velocity when this object will reach to the bottom. तो directly we can do here, यहाँ पे क्या है, only one force is acting on this object which is mg. Only one force is acting on this object which is mg. So we can directly write work done by mg is equal to delta ke. अब इनिशियल एनर्जी क्या थी, 0. फाइनल एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से आपको मिल गया v इज इक्वल टू √2gh. सेम रिजल्ट वी हैड ऑब्टेन इन रेक्टिलिनियर मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h, its velocity at the bottom is under √2gh. Its velocity at the bottom is under √2gh. So यहाँ से भी हमें क्या मिल गया डायरेक्टली, भाई mgh equals to half mv square. Work done by gravity equals to change in kinetic energy. So mgh is equal to half mv square. B आ गया हमारे पास √2gh. So third problem is done. Now fourth problem. सारे problems आपके पास सामने हैं. You can first try. You must try first and then see the solution. आपकी इससे क्या होगा, आप सोच भी पाओगे बिना सॉल्यूशन देखे. अभी तक प्रॉब्लम्स हमने कराए ही नहीं है. अगर आप इसमें भी खुद से कर पा रहे हो, इट मींस आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है. सो पहले क्या करो, ट्राई करो एंड देन सी द सॉल्यूशन, क्योंकि अभी तो बहुत कोई खास प्रॉब्लम्स नहीं है. सो फोर्थ प्रॉब्लम इज कि वी हैव अ ब्लॉक. अगेन इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट. वी आर अप्लाइंग अ फोर्स F. वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी व्हेन इट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस x. ठीक है, initial velocity is 0. This object, we are applying a force on this object. We have to find out the velocity when it has traveled distance x. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, there is only one force acting on this object. Mu is 0. There is only one force acting on this object. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, work done by force is equal to change in its kinetic energy. Work done by force equals to change in its kinetic energy. Work done by force will be F into x. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, x is equal to initial kinetic energy 0, final kinetic energy is half mv square. So half mv square minus 0. So v is equal to 2fx divided by m to the power half. Velocity obtained will be how much, under √2fx divided by m. Question number 5. In fifth question, a block is released from the inclined plane. A block is released from the top of the inclined plane. We have to find out velocity at the bottom. First take mu as 0 and then take mu not some value as a variable only कि यहाँ पे mu है, and then find out in both the cases. तो first case में क्या हो जाएगा, in the first case इसको हमने ले लिया है h. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, in first case there is only one force. भाई नॉर्मल है, बट नॉर्मल का वर्क डन कैसा आएगा, 0. इसलिए हम लोग, मैंने वन फोर्स इसलिए बोला क्योंकि वर्क डन करने वाला एक ही फोर्स है. वी हैव नॉर्मल हियर. वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू डेल्टा ke. अगेन इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0. फाइनल वेलोसिटी इज v. फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर. So half mv square. Work done by normal is 0. Work done by mg is, work done by mg we can directly write, क्या आएगा यहाँ पे, mg into h. With what angle this inclined plane is or what distance it is traveling on the inclined plane, it doesn't matter. कितनी height नीचे आया है, सिर्फ हमें उससे फर्क पड़ता है. So work done by gravity will be m, g and h. So velocity will be how much? Velocity at bottom will be under √2gh. under √2gh. मान लो आपको यहाँ पे ये गिवन ना होता, ये गिवन होता है ना, दिस इज l. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg h को हम लोग क्या लिख लेंगे, l by sin theta. आई एम सॉरी, l sin theta. ठीक है, mg into l sin theta is equal to half mv square. और we can say कि we have a force mg but will not find out work in the form of mg. हम लोग क्या करेंगे, हमने लिया mg sin theta and हमने लिया mg cos theta. Now mg cos theta is not doing any work, normal is not doing any work. We have only one force which is doing some work, that is mg sin theta. So हमारे पास आया force is mg sin theta and displacement in the direction of force is L is equal to, so work done by the
work done by all the forces, work done by mg cos theta is 0, work done by normal is 0, work done by mg sin theta is mg sin theta into L is equal to half mv square. Now L sin theta can be written as h. अगर आपको इस तरीके से करना, h नहीं गिवन है, L गिवन है, if you want to do in this way mg L sin theta लेकर के mg sin theta लेकर के, so again हमारे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगा, under root 2gh. If you will solve the same problem with the help of concept of kinematics, तब भी हमें क्या मिलेगा, we are going to get the same result. उसमें हम क्या करेंगे, initial velocity is 0, final velocity is v, acceleration of the block is g sin theta, ठीक है, which is a constant. We can apply v square minus u square is equal to 2as. Initial velocity is 0, so v square is equal to 2as, v is equal to under root 2as, a is g sin theta, s is L, तो वहां से भी हमारे पास यही रिजल्ट आएगा. क्लियर है ये चीज? ना आपको बोला है कि यहाँ पे we have mu also, तो क्या हो जाएगा, work done by mg plus work done by friction is equal to half mv square. So work done by mg is again mgh plus work done by friction will be how much? Friction will act in this direction. How much it will be? Mu mg sin cos theta. Friction will be mu mg cos theta. So work done by friction will be mu mg cos theta into displacement कितना हुआ उसका along the force कितना है L, ठीक है, mgh mu mg cos theta into L. Now the angle between force, एंगल बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, इसको हमने यहाँ लिया तो ये बन गया माइनस, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. सो v विल बी, m से m कैंसिल, 2gh minus 2 mu g cos theta L, इसका रूट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी एट द बॉटम, एंड इफ mu is 0, then velocity will be root 2gh. If mu is 0, velocity will be root 2gh. So this problem is also done. Next है question number 6. If a block moving with 20 meter per second, if a block is moving with 20 meter per second, the friction coefficient of inclined plane is 0.5. The friction coefficient of inclined plane is 0.5. Angle of incline is 37 degree. Then find out the distance covered by the object on the inclined plane. Then find out distance covered by the object on the inclined plane. So यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो फोर्स हम लगा रहे हैं mg का, दूसरा फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का, and it has initial velocity 20 meter per second. So we have to find out कि up to what distance it will go, ठीक है, तो कहां तक जाएगा, वंस एक बार जाके रुक गया, यहाँ पे क्या होगा, mg is acting in downward direction, motion is upward, तो friction will also act in downward direction. कैसा मोशन है, this object, this plane is at rest, object जा रहा है upward, so relative motion कैसा है, object का upward, so object पे friction कैसा लगेगा, downward. So we have two forces which are acting in the downward, which are pulling back the object. So basically its velocity will slowly decrease and it will come to rest. So we have to find out कि up to what distance it will travel before coming to rest, or up to the point when it is coming to rest. तो यहाँ पे क्या है, again we can do कि work done by all the forces equals to change in kinetic energy. Change in kinetic energy क्या है, initial kinetic energy was half m20 square, final kinetic energy will be 0 जब वो रेस्ट में आ जाएगा. Work done by friction plus work done by gravitational force will be equal to delta ke, ठीक है. So delta ke, final velocity is 0 minus initial velocity is half, m is 10 into v square, ठीक है. Now we'll talk about the work done by friction. Friction is acting in this direction, friction is acting in this direction, displacement is happening in this direction. So the angle is 180 degree. So mu mg cos theta cos 37 into displacement into -1, तो माइनस को हमने यहाँ लिख दिया, प्लस now mg is in this direction, force is in this direction, and इसका जो h है, जो इसकी हाइट बढ़ी वो कैसी है, the object is moving upward, the object is moving upward, object ऊपर जा रहा है. So यहाँ पे क्या होगा,
फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, कितना है, इट इज इक्वल टू ml sin 37। तो यहाँ पे भी कैसा आ जाएगा, माइनस mgl sin 37, mgl sin 37। सो फर्स्ट कैंसिल दिस m, तो हमारे पास आ गया माइनस 0.5 इंटू 10 इंटू 4/5 इंटू l माइनस 3lg/5 इज इक्वल टू माइनस 200। ये माइनस माइनस कैंसिल। सो नाउ वी हैव 0.1, 0.1 से ये गया, 2 टाइम्स गया, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, 4l प्लस 6l इज इक्वल टू 200। सो l विल बी इक्वल टू 20 meters. L will be equal to 20 meters. So up to what length it will travel? It will travel L is equal to 20 meter along the inclined plane. Up the inclined plane it will move 20 meter distance. ठीक है? So ये कहाँ तक जाएगा? It will go to 20 meter. Next question is, this system is kept in a lift. This system is kept in a lift which is moving with velocity v, a constant velocity. If this block is not sliding, if this block is not sliding on this block, if this block is not sliding on this block, then find out the work done by all the forces, find out work done by all the forces in t second, find out work done by all the forces in t second. So हम लोग को कंडीशन क्या गिवन है कि this block is not sliding on this block. इट मीन्स क्या हुआ कि ये ब्लॉक तो रेस्ट में है ही है, ये ब्लॉक भी क्या है, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, चुपचाप बैठा हुआ है। इट इज नॉट स्लाइडिंग, इट इज नॉट मूविंग अप और डाउन। सो दिस लिफ्ट इज मूविंग अप विद वेलोसिटी v, दिस ब्लॉक इज मूविंग अप विद वेलोसिटी v, दिस ब्लॉक इज आल्सो मूविंग अप विद वेलोसिटी v। क्लियर है? बिकॉज दिस इज नॉट स्लाइडिंग, इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक, विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, इट इज नॉट स्लाइडिंग ऑन दैट। तो हम लोग क्या मान सकते हैं कि पूरा सिस्टम एक है and this complete system is moving up with velocity v. So in time t, displacement of this system will be v into t. In time t, displacement of this system will be v into t. Displacement of this system will be v into t. So now we can find out the work done by all the forces on the block. We can find out work done by all the forces on this block. तो यहाँ पे क्या है? If we see this block, इस पे नीचे लग रहा है mg, ठीक है, इस पे लग रहा होगा फ्रिक्शन, बिकॉज दिस ब्लॉक इज नाउ इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या हो रहा है? इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सो इस पे क्या होगा, सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। तो एक यहां से लगेगा नॉर्मल, ठीक है, इधर आया mg cos थीटा, इधर आया mg sin थीटा। इफ दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, इट मींस फ्रिक्शन मस्ट बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, विल बी इक्वल टू mg sin थीटा, है ना। तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू mg sin थीटा एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग अप विद वेलोसिटी v। क्लियर? सो नाउ वी वांट टू फाइंड आउट दिस एंगल इज थीटा, this angle is theta, this angle is 90 minus theta, this angle is also theta. Displacement is in this direction which is equal to vt, ठीक है, displacement is in this direction which is equal to vt. So we can find out work done by normal, work done by normal equal to, normal is equal to mg cos theta. So mg cos theta, ठीक है, normal is equal to mg cos theta and angle between normal and displacement is theta. So यहाँ पे भी again आ जाएगा cos theta into vt. Force which is normal, basically what I am doing, work done by normal is equal to normal into vt into cos theta, because angle between them is also theta. ये हमने थीटा लिया है तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा एंड ये थीटा. सो नॉर्मल इज mg cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट एंड दिस थीटा. तो हमारे पास आ गया mg vt cos स्क्वायर थीटा. क्लियर? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी हाउ मच? फ्रिक्शन इज इन दिस डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे इफ दिस इज थीटा, ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा? ये थीटा है ना, दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा. क्लियर है? ये कंप्लीट क्या है? इट इज 90 डिग्री. दिस पार्ट इज थीटा, इट मींस दिस पार्ट इज ऑल्सो थीटा. ये दोनों लाइन सेम है, दिस लाइंस आर पैरेलल, सो दिस थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा. सो हमारे पास आया F फ्रिक्शन ऑफ द फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट
इंटू कॉस एंगल बिटवीन देम कितना है 90 माइनस थीटा है। अब Fs की वैल्यू क्या है? आई नो कि दिस ब्लॉक इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब F net must be 0। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब F net must be 0 because acceleration is 0, it is moving with constant velocity। so whatever force is acting in this direction, same force will act in this direction। so friction कितना होगा mg sin theta into cos 90 minus theta is sin theta, तो ये हो गया sin square theta into vt। तो हमारे पास आया mg vt sin square theta। क्लियर है ये चीज? now work done by gravity, work done by gravity, displacement is happening in this direction, force is acting in this direction, तो क्या आ जाएगा minus mg vt। now tell me kinetic energy of this block is changing? no, it is not changing, velocity is constant, it means kinetic energy of this block is not changing, delta ke is 0। इसका मतलब क्या होना चाहिए? work done by all the forces, work done total कितना होना चाहिए? it should be 0। let's see इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस हैं? नॉर्मल, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन। लेट्स सी सबका वर्क डन 0 आ रहा है क्या? तो हमने वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशन किया। ये कितना है? mg vt cos स्क्वायर थीटा, mg vt sin स्क्वायर थीटा, mg vt cos स्क्वायर थीटा, mg vt sin स्क्वायर थीटा। इफ वी विल ऐड क्या मिलेगा? mg vt प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mg vt कितना आया? ओहो ये तो 0 आ गया। आना भी चाहिए। Why? Because इसकी kinetic energy is not changing, it means work done by all the forces must be 0 because kinetic energy is not changing। Next है question number 8। Solve question number 8। In this question, a block is released from this point, let's say A. A block is released from this point A. We have to find and definitely mu is equal to 0 here, mu is equal to 0.2 here. We have to find out the distance it is traveling on the horizontal plane before coming to rest। distance traveled by the block on the horizontal plane before coming to rest, before coming to rest। try this problem। again we will use the work energy theorem। यहाँ पे अभी हमें work energy theorem ही use करना है। we can find out it that way। so यहाँ पे क्या हो रहा है? when this block is moving in this part there is only work done by gravity। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। नॉर्मल का वर्क डन तो क्या आ जाएगा? 0। वर्क डन बाय नॉर्मल इज गोइंग टू बी 0। सो इन दिस पार्ट देयर इज ओनली वर्क डन बाय ग्रेविटी। इन दिस पार्ट gravity is acting vertically, displacement is happening horizontally, so in this part there is no work done by gravity but there is a work done by friction। so यहाँ पे है work done by gravity, यहाँ पे है work done by friction, net work done will be equal to change in its kinetic energy। now we know initially it was at rest, it started moving from rest ना, it is released, it means it started moving from rest, finally भी क्या हो गया? रेस्ट में आ गया। it means kinetic energy में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी which is 0, फाइनली भी काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। इट मींस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन मस्ट इक्वेट टू 0 एंड होगा भी। व्हाई? इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउन, in this case object is moving down, it is moving in the direction of gravitation force, so work done will be positive, work done will be positive। अब see this part, in this part object is moving in this direction, friction is acting in this direction, तो work done कैसा आएगा? work done will be negative। in this part work done is positive, in this part work done is negative, so whatever positive work we are doing, same amount of negative work we have to do। so basically I can write work done by gravity is equal to minus work done by friction, है ना? work done by gravity equals to minus work done by friction। this is positive, this part is negative, work done by friction is negative, we multiply a negative quantity, तो क्या आ गया हमारे पास? work done by friction का माइनस किया तो that should be equal to work done by gravity। if we want to write from the theorem of work energy, what we'll write? work done by gravity plus work done by friction is equal to delta ke which is 0, so work done by gravity is equal to minus work done by friction। clear है? work done by gravity equals to minus work done by friction। या फिर again we can say whatever work is done by gravity, पूरा पॉजिटिव लो, whatever work is done by gravity same amount of work done should happen because of friction। तो दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दो, दोनों का वर्क डन सेम होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे और if you want to analyze this in parts क्या होगा? this object will move down, it will gain some velocity,
ठीक है, this object will move down, it will gain some velocity and then with that velocity it will start moving in this direction, but friction is acting opposite, तो slowly it will stop the object. So basically यहाँ पे क्या हुआ, इसको अगर हम यूज करें तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, m is given, no, m into g into h, m into g into h, ब्लॉक इज कमिंग डाउन, यहाँ पे आया तो क्या हुआ, उसके पास जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सो वर्क डन कैसा आ गया, mgh प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू एम जी, है ना, फ्रिक्शन कितना लगेगा, बिकॉज द ब्लॉक इज मूविंग फ्रिक्शन विल बी एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो म्यू इनटू एन, एन इज mg, तो म्यू mg इनटू x एंड x इज इन दिस डायरेक्शन, म्यू mg इज इन दिस डायरेक्शन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस इक्वल्स टू 0, सो mg इनटू 5 इज इक्वल टू म्यू s, ये इधर जाएगा तो प्लस हो गया, म्यू इज 0.2 इंटू m इंटू g, क्या आया हमारे पास, mg कैंसिल, सॉरी x, so x इज इक्वल टू आ गया 25 मीटर, कितना आया, x इज इक्वल टू 25 meters. So before coming to rest, this object will move by 25 meter. Now if I want to analyze just this part, तो यहाँ पे क्या होगा, mgh, पहले क्या हुआ, mgh is equal to half mv square, ठीक है, work done by gravity in this part, work done by gravity, यहाँ पे velocity मान लो v है, तो work done by gravity is equal to delta ke, तो mg into 5 work done by gravity, in this part only there is work done by gravity, is equal to delta ke, initial kinetic energy is 0, final kinetic energy is half mv square, तो v is equal to आ गया root 5m root 10 into 10, कितना आ गया, velocity is equal to 10, velocity at this point is 10 meter per second, how much is the velocity, it is 10 meter per second. Now initial velocity is 10 meter per second, final velocity is 0, initial velocity, so kinetic energy, now we can write work done by friction is equal to delta ke, ठीक है, delta ke is initially it was half m into v square, that is 100, and final is 0, work done by friction will be mu m g x and minus is equal to minus half m into, इसको लिख दो डायरेक्टली 50m, माइनस माइनस कैंसिल, m से m कैंसिल, और ये हमारे पास आ गया x is equal to 25 meters, ठीक है, तो इन पार्ट्स यू कैन एनालाइज, जस्ट फॉर एनालाइजिंग हमने ये किया है, बाकी वी विल डू कि भाई इसमें कितना वर्क हुआ, इसमें कितना वर्क हुआ, इक्वल्स टू नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, so initially kinetic energy was 0, finally kinetic energy is 0, there is no change in kinetic energy, इसका मतलब in the process whatever work is done that should equate to 0. So in this part gravity has done positive work, in this part friction has done negative work, and both will equate their work to get a 0 value of work done on the object. Clear ये चीज? Now last problem is, no this is not last problem, we'll solve one more. A bob of a pendulum is given a horizontal velocity v naught. A bob of a pendulum is given horizontal velocity v naught. Find out velocity when it makes an angle theta with the vertical. Find out velocity when it makes an angle theta with the vertical. है ना? तो इनिशियली बॉब ऐसा था, यहाँ पे था, हमने उसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड किया, अब इस हाइट पे जब वो है, मतलब हमें यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो तो ऐसा ऐसा जाते रहेगा, बट व्हेन इट इज एट दिस हाइट वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी. अगेन वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम. सो कैसे करेंगे? इनिशियली अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, इनिशियली इट्स काइनेटिक एनर्जी, पहले हम लिख लेते हैं डेल्टा के ई. Delta Ke, so delta Ke is final kinetic energy is half mv square, initial kinetic energy is half mv naught square, so it is half mv square minus v naught square. Now see the forces acting on this object. Mg tension,
क्लियर है? नाउ इसमें जब भी आप देखो कि टेंशन लग रहा है इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, जब वो यहाँ पे रहेगा टेंशन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन। हमेशा कैसा जा रहा होता है ये? इस तरीके से, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड जो टेंशन है वो तो हमेशा कैसा लगता है? अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो डिस्प्लेसमेंट इज और मोशन इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड the force is acting at every instant along the length of the string. So at every instant they are perpendicular to each other. So even if you want to add small work done, those small work done is also zero, because that very small displacement is always perpendicular to the tension. So work done by tension plus work done by gravitation is equal to delta ke, which is half m v square minus v naught square. ठीक है, this is zero. Work done by gravity, I want to find out work done by gravity. कैसे निकालेंगे भाई? vertical displacement कितना हुआ है, that will give us the work done by gravity. So this is theta, this is length L, ठीक है, this is also length L, string की length तो सेम ही रहेगी. So now पहले ये था यहाँ पे, अगर हम इसकी हेल्प से देखें तो इनिशियली द बॉब वाज हियर, अब ये इधर पहुंच गया, तो कुछ ऊपर हाइट पहुंच गया ना, ये तो वहीं पे फिक्स है, अभी इसकी हाइट ये है. नाउ दिस इज समवॉट एट हाइट. सो क्या करेंगे, ये हाइट निकाल लेंगे कि व्हाट हाइट इट हैज ट्रेवल्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो इनिशियली इट वाज हियर और फाइनली ये पहुंच गया इस हाइट पे, तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, वी वांट टू फाइंड आउट दैट. सो दिस लेंथ इज L. This length, if I have this triangle, this length is L, so I can write this as L cos theta. क्या हम लिख सकते हैं इसको? We can write this length as L cos theta. So this total is L and this length is L cos theta. So ये remaining क्या हो जाएगा? L minus L cos theta हो जाएगा ना? This is L cos theta, तो this will be L minus L cos theta. L into 1 minus cos theta. तो हमारे पास आया वर्क डन बाय ग्रेविटी इज m into g into L minus cos theta, which is with negative. Why? mg is in this direction, displacement is in this direction. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos 180, which is minus 1, is equal to half m v square minus v naught square. From here we can find out the final velocity. क्या आ जाएगा? half, इसको इधर लेके आ जाते हैं तो ये बन गया 2, तो v square minus v naught square is equal to minus 2 mgl 1 minus cos theta. So v square is equal to v naught square minus 2 mgl 1 minus cos theta. और यहाँ पे फिर हम क्या ले लेंगे? रूट ऑफ दिस. तो अपने पास आ गया v is equal to v naught square minus 2 mgl 1 minus cos theta. So एक लास्ट प्रॉब्लम हम लोग करेंगे which is a good problem. In this problem we have a chain of mass m and length L which is lying half on a table, which is lying half on a smooth table, and rest half of the chain is hanging from the table. Rest half of the chain is hanging from the table. So we have a chain of mass m and length L which is lying half on the table and rest half is hanging from the table. So we have to find out, in this case we have to find out the velocity of chain when this chain slips off the table completely. When this chain slips off the table completely. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर हमारे पास smooth surface given है, so क्या होगा? On this part there is a force acting in downward direction. और यहाँ पे अभी कोई force नहीं है, तो इस force की वजह से this part will get pulled and पूरा का पूरा chain क्या हो जाएगा? ये it will slip off the table. And उस केस में जब वो स्लिप हो जाएगा, उस केस में क्या होगा? कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा. ऐसे केसेस तो हमने देखे हैं ना कि अगर आप कोई हैवी चेन को ऐसे लटका दो तो वो क्या होगा? नीचे गिर के आ जाएगी. ठीक है, तो इस केस में भी हमें वही फाइंड आउट करना है कि जब चेन कंप्लीटली नीचे आ जाएगी, इन दैट केस व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द चेन. और पूरी चेन की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी, बिकॉज ये क्या है? इट कैन नॉट गेट स्ट्रेच्ड. ये स्प्रिंग नहीं है, इट्स अ सिंपल चेन. तो अब इस केस में क्या है? पूरा m मास एंड लेंथ इज हैंगिंग. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले तो इनिशियली L/2 लेंथ है यहाँ पे.
ठीक है, L/2 लेंथ है यहाँ पे। तो अगर इस छोटे से पार्ट को देखो, इस छोटे से पार्ट को अगर देखो तो इसके नीचे कितना मास है, इसके नीचे मास है m/2। तो इस पे एक फोर्स लगा होगा m/2 इंटू जी का। इस पार्ट पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एक स्ट्रिंग से दिस पार्ट इज अटैच्ड विद अ ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, जिसपे यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है, m/2 फोर्स, m/2 g फोर्स लग रहा है, m/2 इंटू जी फोर्स लग रहा है। तो मैंने ये नहीं माना, मैंने केस लिया कि भाई some part of length is still there on the table and rest part, यहाँ पे कुछ x पार्ट है और यहाँ पे l minus x पार्ट है, ठीक है, कुछ x part of the chain is hanging from the table and after this point we will see कि छोटा सा dx part of this chain has come down, ठीक है, x part already यहाँ पे है और एक dx part, उस x part के बाद एक छोटा सा dx part of that length, उस length का dx part has come down। तो उस dx पार्ट को नीचे आने में जो ग्रेविटी है उसने कितना वर्क किया है, ठीक है, उस छोटे से पार्ट को नीचे लाने में ग्रेविटी ने कितना वर्क किया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि इसमें तो एक ही फोर्स है ना, अभी इस चेन पे अगर आप देखो तो एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैंने जब ये केस लिया तो अब अगर आप देखो तो m लेंथ का मास है, m मास का जो लेंथ है वो l है, ठीक है, या फिर आप कहो l लेंथ जो है उसका मास है m। तो यहाँ पे l मीटर का मास है m kg, इट मींस 1 मीटर का मास है m by l kg, इट मींस x मीटर का मास है m by l into x kg, ठीक है। m जो मास है वो l लेंथ का है, l लेंथ का मास m, l लेंथ का मास m, 1 मीटर का मास है ना, यूनिट लेंथ का मास m by l। तो x लेंथ का मास कितना हो जाएगा m by l into x, इधर x मल्टीप्लाई करो, इधर x मल्टीप्लाई करो, तो इसका मास हो जाएगा, इसका मास विल बी, इफ दिस लेंथ इज x, इसका मास विल बी m of x विल बी m by l, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। हमने क्या निकाल लिया, मास पर यूनिट लेंथ, m by l इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। नाउ multiply the length to find out the mass of that particular length। तो mass of x length will be m by l into x, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स कितना आ जाएगा, इस पार्ट की वजह से यहाँ पे फोर्स आ जाएगा m by l x into g। इसका मतलब on this dx part, इस dx पार्ट पे एक फोर्स लग रहा है नीचे, कितना m by l into x into g, क्लियर है। तो हम निकाल रहे हैं इसका वर्क डन, छोटा सा वर्क डन, उस छोटे से मास को लेके आने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो इस छोटे से मास को लेके आने में व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ये dx जो लेंथ है, dx लेंथ जो है चेन की, ठीक है, उसको नीचे लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। इफ वी वांट टू फाइंड आउट दैट, तो क्या होगा कि इस फोर्स के इफेक्ट में, अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स वी आर ट्रैवलिंग कितना डिस्टेंस, वी आर ट्रैवलिंग अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस विच इज dx, ठीक है। I have a force of m by l x g, m by l x into g, ठीक है, we have this force and उस छोटे से टाइम के लिए मैंने उसको कांस्टेंट मान लिया, उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। बट ये तो चेंज हो रहा है ना, जैसे जैसे मोर लेंथ ऑफ द चेन विल कम डाउन, दिस फोर्स विल इंक्रीज। बट मैंने क्या किया, आई हैव कंसिडर्ड एन इंस्टेंट व्हेन द x लेंथ ऑफ द चेन इज लाइंग इन दिस पार्ट, उस केस में फोर्स विल बी, बिकॉज ऑफ दिस पार्ट फोर्स विल बी m by l into x into g, clear, force due to this part will be m by l into x into g। under this force we are traveling a distance dx, है ना, under this force there is a displacement of dx, when that displacement of dx will happen, this dx part of length will come down, है ना, यहाँ से dx part of length इधर आ जाएगा। तो ऐसे dx 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 करके what will do, will calculate the complete work done by gravity। So we have a condition when force of this much is acting and dx amount of displacement has happened, and जब dx amount of displacement हुआ तो यहाँ से dx इधर शिफ्ट हो गया, जब इधर dx amount of displacement हुआ तो यहाँ dx इधर शिफ्ट हो गया। So like this f dx will keep on doing जब तक ये पूरी की पूरी लेंथ यहाँ ना आ जाए, क्लियर है। तो हमने क्या निकाला, वेरी स्मॉल वर्क डन, सो फोर्स इज m by l into g into x and displacement is dx, both are in the same direction, cos 0 is 1। तो हमारे पास आ गया वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट।
अब ये बताओ कि पहले यहाँ पे x कहां से कहां चेंज हो रहा है, तो ऑलरेडी x इज इक्वल टू L/2 वॉज देयर, ऑलरेडी x इज इक्वल टू L/2 वॉज ऑलरेडी देयर, फाइनली x इज इक्वल टू क्या हो गया, L हो गया. This x is nothing but length of this part of the chain ना. Initially this part was having a length x is equal to L/2 and finally x is equal to L हो गया. So x is changing from where to where? X is changing from x is changing from x is equal to L/2 to x is equal to L, है ना. I can write m by L gx dx from L/2 to L. Now we can solve this. तो क्या आ जाएगा, वर्क डन नेट बाय एम जी या फिर ग्रेविटी इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू जी, बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम एल एंड दिस इज L/2, फ्रॉम L/2 टू एल. पुट द वैल्यूज एम बाई एल इंटू जी इंटू एल स्क्वायर बाई 2 माइनस एल स्क्वायर बाई 4, इसको बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा, इस 2 को मैंने ले लिया बाहर तो आ गया L स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर बाई 4. ठीक है, L स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर बाई 4. इसको हमने सॉल्व किया तो नेट वर्क डन बाई ग्रेविटी आया इक्वल्स टू एम जी बाई 2L इंटू एल स्क्वायर को कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1 बाई 4, दिस इज 3 बाई 4, L से L कैंसिल, सो बेसिकली 3mgl divided by 8, 3mgl divided by, this is the work done by gravity. इस पे is there any other force on this part, on this chain? No, there is no friction. तो यहाँ पे क्या है, only gravity है, तो work done by gravity should be equal to delta ke. तो initially क्या था, initially तो velocity 0 थी, initially velocity 0 थी, finally velocity कुछ v है तो half mv square minus 0, तो क्या आ जाएगा, equals to half mv square. इसको हमने कैंसिल किया तो ये क्या आ गया, v इज इक्वल टू √3gl डिवाइडेड बाय 2. वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन चेन कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ द टेबल विल बी इक्वल टू √3gl डिवाइडेड बाय 2. आई होप ये आपको क्लियर है. ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, इसको फिर से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, यहाँ पे दिस पार्ट ऑफ लेंथ इज हैंगिंग फ्रॉम द टेबल, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स आएगा, यहाँ पे फोर्स आएगा, कितना आएगा, m ऑफ दिस पार्ट इनटू g. क्लियर. नाउ जब x लेंथ ऑफ द चेन इज हियर तो यहाँ पे मास कितना है, जब L/2 है तो मास m/2 है, लेकिन फिर लेंथ धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. तो मैंने एक इंस्टेंट में ले लिया कि एट सम इंस्टेंट लेंथ ऑफ द चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल इज x. इफ लेंथ इज x then mass of that part will be, so for L length mass is m, for 1 meter या unit length mass is m by L, so that is m by L kg for 1 meter, m by L kg per meter. It means this is the mass per unit length, m by L kg per meter. So for 1 meter it is m by L, x meter it will be m by L into x kg. So for this part mass will be m by L into x, force will be m by L into x into g, that will be the force. So if this is the force, this force is acting on this part. Now we are saying कि इतना force लग रहा है and under that force a very small displacement has happened. Under this force a very small displacement has happened. ठीक है, इतना force लग रहा है, उसमें छोटा सा displacement हमने लिया dx. This force is now variable, it depends on x, but for very small displacement we can consider कि it is constant. So जब dx displacement होगा इसका downward, जब dx displacement होगा इसका downward, तो dx part यहाँ से नीचे slip हो जाएगा, dx part यहाँ से नीचे slip हो जाएगा. So now हम वही चाहते हैं कि slowly chain will get slipped off the table. तो dx part slip हुआ, फिर यहाँ पे force नया आया, फिर dx part slip हुआ, तो like that we have added all the forces, small force लेकर वर्क डन लेकर के हमने सबको क्या किया, सारे वर्क डन को ऐड किया एंड नेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. और ऐसे करके हमने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन इट विल कंप्लीटली स्लिप ऑफ द टेबल. सो हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं इस पे, और भी प्रैक्टिस हम आगे ऐसे ही करते रहेंगे. जो भी आपने आज लेक्चर में पढ़ा है एक बार उसको पलटा करके फिर से देख लो ताकि आपके दिमाग में वो रह जाए, और जो भी पार्ट छोटा है उसको फिर से कंप्लीट कर लेंगे.
Solve the homework, complete your quizzes and study well. Thank you.